हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी पढ़ेंगे आज। तो टीचर्स का मेन कंसर्न ये होता है कि मेमोरी इम्प्रूव करे किसी तरीके से, स्टूडेंट्स की जो भी वो पढ़ा रही हैं वो इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ और उस इन्फॉर्मेशन को जब ज़रूरत है तब उसको रिट्रीव कर पाएँ। तो इसमें मेमोरी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेमोराइज़ करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गुड मेमोरी कैसे अपनी करें, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं मेमोरी एनहांसमेंट के, वो हैं जैसे कि पहला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब अगर हम कोई चीज़ समझ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं, तो उसको हम कॉन्सेप्ट या कैटेगरी की फॉर्म में समझें। कॉन्सेप्ट जैसे कि आपने देखा ना, कहीं कहीं पे वो मैप्स, मेंटल मैप्स टाइप के बने होते हैं कि ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर ये दो टॉपिक आएंगे। तो इस टाइप से हम कॉन्सेप्ट या कैटेगरीज बना सकते हैं। इससे हमारे मेमोरी में ये ज़्यादा देर तक स्टोर्ड रहेंगी चीज़ें और इनको हम हायरार्किकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हायरार्किकली ऑर्गेनाइज जैसे आपको यहाँ पे ये टेबल दिख रहा है बना हुआ, फ्लोर चार्ट टाइप का। तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे हायरार्किकली ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं, हर किसी के ही माइंड में पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद रहती है, पिक्चर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद रहती है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि अगर हम ये याद करना चाहते हैं कि मूवीज़ इन विच शाहरुख खान एक्टेड, तो उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, गेस्ट अपीयरेंस, ओवर एक्टिंग, इस टाइप की। उसके बाद आती है सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इमेजरी का। इमेजरी मतलब इमेजिन करके चीज़ों को हम इमेजेस की फॉर्म में सोच के कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव बाय द शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी एनकोडेड इन टू फॉर्म्स। वो दो फॉर्म्स में एनकोड कर सकते हैं हम, विजुअल स्पेशियल फॉर्म या वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म। तो जब विजुअल फॉर्म में हम इमेजेस को स्टोर करते हैं या एनकोड करते हैं तो उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। In fact, the dual code hypothesis states that concrete sentences are more likely to be stored as images, while abstract sentences are coded only verbally. मतलब कि जो कॉन्क्रीट सेंटेंसेस है, कॉन्क्रीट मतलब जैसे जो चीज़ें आप कॉन्क्रीटली देख सकते हो सामने अपने, वो चीज़ें हमारे मेमोरी में इमेजेस की तरह स्टोर होती हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंसेस हैं, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्रेविटी है यहाँ पे, वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो चीज़ हमारे माइंड में वर्बली स्टोर होती है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते ना। तो जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो तो हमारे माइंड में इमेजेस की तरह स्टोर हो जाएगी, और जो देख नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे वर्बली स्टोर हो जाएगी। तो इसीलिए जो टीचर्स को अपना लेसन प्लान तैयार करना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, वो ये होनी चाहिए कि जो उनके वर्बल लेक्चर्स हैं और जो विजुअल प्रेजेंटेशंस हैं, वो दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए उनके लेसन प्लान में। क्योंकि वर्बल लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन होने से क्या होगा कि जो चीज़ें आपके वर्बली स्टोर होती हैं वो जल्दी स्टोर हो जाएंगी, जो चीज़ें आपकी विजुअल स्पेशल उसमें स्टोर होती हैं तो वो विजुअली स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए हम डायग्राम्स का, पीपीटी का, प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक ही तरीके से स्टोर नहीं हो पाती है। फिर निमोनिक्स एक बहुत ही फेमस टेक्निक है, जिसमें हम स्टार्टिंग के पहले अल्फ़ाबेट लेके उसका एक शॉर्ट वर्ड बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये पोल्का है, पोल्का, पोल्का का एक मीनिंग बनता है, पी से पेग वर्ड्स, उसे ऑर्गेनाइजेशन, एल से लोकाई, के से कीवर्ड्स, ए से एक्रोनिम, एक्रोस्टिक। तो अगर हमने ये 5 चीज़ें याद करनी है लेकिन हमें याद नहीं हो रही है, तो इसका हमने पहला अल्फ़ाबेट उठा के पोल्का लिख लिया। तो ये निमोनिक्स की टेक्निक होती है इस तरीके से याद करना। इन द मेथड ऑफ लोकाई वन विजुअलाइजेस टू बी रिकॉल्ड आइटम्स ऑन फेमिलियर लैंडमार्क्स। अब इनके भी अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं। ये जो अलग अलग मेथड्स बताए हैं यहाँ पे, पेग वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, लोकाई, इनके भी अपने अपने मीनिंग्स हैं, इसको भी समझ लेते हैं। In the method of loci, one visualizes to be recalled items on familiar landmarks. For example, student can visualize list of words by linking words to landmarks. तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हो ना, जैसे आपको कोई वर्ड्स की लिस्ट याद करनी है, तो आप उसको किसी चीज़ से लिंक कर दो, तो रास्ते में आपके जो भी चीज़ आ रही है आप उससे उस वर्ड को लिंक करते जाओ।
ये हो गया मेथड ऑफ लोकाई। फिर पेग वर्ड में क्या होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसोसिएट न्यू वर्ड्स टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड यू ऑलरेडी नो। तो जो लिस्ट आपको न्यू वर्ड्स की लिस्ट दी गई है उसको आप उससे एसोसिएट करोगे जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो। हम यूजुअली ऐसा करते हैं, जैसे हम कोई नया वर्ड सीखते हैं तो हम उसको पुराने वर्ड से एसोसिएट करते हैं, तब हमें वो नया वर्ड याद होता है। इसको पेग वर्ड्स बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकाई एंड पेगवर्ड क्या है? लोकाई इज द एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स एंड इमेजेस, पेगवर्ड इज द एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स एंड आइटम्स। तो लोकाई में क्या है, हम वर्ड्स को इमेजेस के साथ एसोसिएट करते हैं, वर्ड्स प्लस इमेजेस, और पेगवर्ड में हम वर्ड्स को वर्ड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये फर्क है। फिर आता है कीवर्ड। कीवर्ड में क्या होता है, कीवर्ड जैसे वो होता है ना कि जैसे हमारे एग्जाम्स में भी हम कीवर्ड्स याद करके जाते हैं जिसको सुन के हमें पूरा पैराग्राफ याद आ जाता है। In keyword method, an interactive bridge is formed between the sound of a word and familiar word. अब इन्होंने एग्जाम्पल एक दे रखा है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब हमें किसी न्यू वर्ड के साउंड को और अपने फेमिलियर वर्ड के मीनिंग को आपस में रिलेट एसोसिएट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे इन्होंने कि हिंदी वर्ड है मूर्ख, जिसका मतलब होता है इडियट। जो मूर्ख एंड साउंड्स लाइक मोलर, तो मूर्ख जो वर्ड है उसका मतलब इडियट होता है, उसका साउंड मोलर की तरह होता है। मोलर की तरह होता तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा सिमिलर बोल सकते हैं। मूर्ख और मोलर दोनों एम से शुरू होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मोलर को भी हम इडियट से लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे हम जब भी मोलर के बारे में सुनेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि इसको ये इडियट, इसका मतलब इडियट होता है। ये इन्होंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। फिर नेक्स्ट आती है एक्रोनिम टेक्निक आती है। एक्रोनिम का मतलब वही है जो हमने यहाँ पे देखा था कि पोल्का जो वर्ड है उससे पहला अल्फाबेट उठा के एक्रोनिम बना दिया। पेगवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, लोकाई, कीवर्ड, एक्रोनिम, पहला वर्ड उठा लिया और पोल्का बना दिया। ये हो गया एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जिसे। और इसमें एक एरोस्टिक भी आता है। एरोस्टिक का मतलब क्या होता है कि पहले लेटर से हमने पहला अल्फाबेट उठा के हमने उसका कोई सेंटेंस बना दिया। तो जैसे ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, पप्पू ऑब्जर्व लालू किसिंग आंटी, इसका POLK और A ये बन गया पोल्का। तो ये एक्रोस्टिक टेक्निक है। मतलब कि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं याद करने के लिए। आप पेगवर्ड्स यूज़ कर सकते हो कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट कर लिया। आप लोकाई यूज़ कर सकते हो, लोकाई में एक वर्ड को किसी इमेज के साथ रिलेट कर लिया। कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो आप, कीवर्ड्स में आप किसी एक वर्ड के मीनिंग को दूसरे के साउंड के साथ रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा वर्ड प्लस साउंड, दूसरे वर्ड की साउंड के साथ। और जो एक्रोनिम है उसमें इसका पहला अल्फाबेट उठा के या तो आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना दो या कोई उसका एक सेंटेंस बना दो या पोम बना दो या कोई ऐसे एक लाइन बना दो। ये टेक्निक्स हैं याद करने की जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं। मेथड ऑफ PQRST क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमें याद करनी है तो उसमें हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ये जो टेक्निक थी PQRST वाली टेक्निक जो अभी हम पढ़ेंगे, ये थॉमस और रॉबिन्सन ने डेवलप करी है चीज़ों को याद रखने के लिए। और इसमें 5 स्टेजेस होती हैं: प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेस्ट। तो पहले देखो, उसको प्रीव्यू करो, क्वेश्चन करो उसके ऊपर, मतलब उसको समझो, क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चंस बनाओ जो चीज़ आप समझ रहे हो उसके बेस पे, फिर उसको रीड करो, फिर अपने आप को सेल्फ रिसाइटेशन मतलब अपने आप को रिसाइट करो, अपने आप को बोलो, फिर अपना टेस्ट लो। ये PQRST टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करते हैं, पहले प्रीव्यू में हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरे चैप्टर की हेडिंग्स देख लेते हो, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप समरी पढ़ लेते हो। फिर आप क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन मतलब कि आप इसमें क्या सीखोगे, क्या आप लर्न करोगे, अपने आप से क्वेश्चन करते हो ये। फिर उसको आप रीड करते हो प्रॉपरली, लाइन बाय लाइन आप उसको ध्यान से रीड करते हो और जो चीज़ें आपको पहले से पता है उसके साथ रिलेट करते हो। सेल्फ रिसाइटेशन में आप फिर पढ़ने के बाद उसको बंद कर देते हो, नोट्स बना के उसको अपने आप से रिसाइट करते हो, मतलब अपने आप सोचते हो कि आपने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा। मुंह से बोल के भी कर सकते हो, आप मन में भी कर सकते हो। और टेस्ट करते हो मतलब कि फाइनली आप एवेलुएट करते हो अपनी नॉलेज को। ये PQRST टेक्निक है।
फिर आते हैं अदर टेक्निक्स पे। मैनी डूज एंड डोंट्स अबाउट इम्प्रूविंग मेमोरी आर डिराइव फ्रॉम वेरियस साइकोलॉजिकल थ्योरीज। जैसे कि प्रो एक्टिव इंटरफेरेंस हमने पढ़ी थी एक बारी कि व्हेन इंफॉर्मेशन लर्नड अर्लियर इंटरफेस विद द इंफॉर्मेशन लर्नड लेटली। तो हमने कोई पहले से कोई चीज़ पढ़ी है और अगर हम उससे रिलेटेड नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर हमने पहले से कोई थ्योरी पढ़ी है चाइल्ड डेवलपमेंट की और उसके बाद हमने एक दूसरी थ्योरी पढ़ी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टेप्स कौन सी थ्योरी के हैं, कौन सी स्टेजेस कौन सी थ्योरी के हैं, मिक्सअप हो जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड इंटरफेरेंस स्टूडेंट शुड स्लीप इमीडिएटली आफ्टर स्टडिंग। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि आपको पढ़ने के बाद इमीडिएटली सो जाना चाहिए। Overlearning has been found to be effective on the logic that more you learn an item, stronger the neural connections of that item stored in memory become stronger. The neural connection faster and easier to retrieval. Easier the retrieval. मतलब कि एक तो ये बोल रहे हैं कि अगर इंटरफेरेंस वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चीज़ को पढ़ो और आप सो जाओ, उसके बाद दोबारा से कोई और नई चीज़ मत पढ़ो ताकि इंटरफेरेंस ना हो। दूसरा ये चीज़ बोल रहे हैं कि ओवर लर्निंग अगर आप करते भी हो तो वो एक इफेक्टिव मेथड है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा ओवर लर्न करोगे उतने न्यूरल कनेक्शंस आपके ब्रेन में ज़्यादा बनेंगे। स्ट्रॉन्गर न्यूरल कनेक्शंस ऑफ दैट आइटम स्टोर्ड इन मेमोरी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर द न्यूरल कनेक्शन। जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ज़्यादा आप इजीली रिट्रीव कर पाओगे। तो ये अदर टेक्निक्स में आ गया। अब आते हैं ड्रॉबैक्स में। जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। निमोनिक्स और PQRST टेक्निक है जो वो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट टू यूज़ दिस टेक्निक। तो स्टूडेंट एक तो मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है। जो लोग करना ही नहीं चाहते, ये सब टेक्निक ही नहीं यूज़ करना चाहते, तो उनको उनकी हेल्प तो नहीं कोई कर सकता ना। पहले खुद से मोटिवेशन अंदर से होनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करके लर्न करना है। नो वन टेक्निक और मेथड अप्लाइज टू ऑल स्टूडेंट। जितनी भी टेक्निक हमने पढ़ी है ये किसी पे ऐसा नहीं है कि सब पे ये फिट हो जाएगी, किसी को कुछ पसंद आएगी किसी को कुछ पसंद आएगी। सबकी अपनी अपनी इफेक्टिवनेस होगी हर एक टेक्निक की। सॉल्यूशन टू द कौन सी टेक्निक आपकी स्टूडेंट के ऊपर सूट करेगी, उस केस में उसको मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करके देख लेना चाहिए कि उसके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ईजी है। ओके, देन फाइनली मैनी ऑफ द टेक्निक डिस्कस्ड आर हेविली स्टूडेंट सेंट्रिक। हेविली स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब है यहाँ पे टीचर का कोई काम नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक अंदर से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना चाहिए क्योंकि टीचर इस केस में कुछ नहीं कर सकती। ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब आता है यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के लिए कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उनकी एबिलिटीज़ को समझने के लिए, उनके इंटरेस्ट को और पर्सनालिटीज़ को जानने के लिए। और ये 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस पे बेस्ड होते हैं। एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए होता है, डेवलपमेंट को समझने के लिए होता है और सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं क्या क्या मेजर करने के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट बैकवर्डनेस मतलब कि डेवलपमेंट में क्या कमी आ रही है, कैसे वो पीछे रह गया है। इंटरेस्ट एंड वोकेशनल लीनिंग्स, क्या वो करना चाहते हैं आगे जाके अपने करियर में, उसकी क्या इंक्लिनेशंस हैं। स्कूल अचीवमेंट कैसी है, स्टूडेंट सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और चाइल्ड पैथोलॉजी कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें असेस करी जाती हैं। पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसमें हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग करते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल एक यूज़ होता है जो IQ को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो पुराना हो चुका है। अब जो यूज़ होता है वो बैचलर्स का होता है, प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम WPPSI बोलते हैं। और यह एज वाइज होता है, बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है। सो वेक्सलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो इज देयर, WISC। एंड देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स टू IQ टेस्टिंग। IQ टेस्टिंग के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे पियाजेन टास्क टेस्टिंग, सर्टेन फिनोमिना that Piaget attributes to specific stages of cognitive development। जैसे Piaget कहते हैं कि हर एक स्टेज में बच्चे की अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ये हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़े भी थे कि जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस एक एबिलिटी होती है, सीरिएशन एक एबिलिटी होती है, कंजर्वेशन एक एबिलिटी होती है। तो हम उसको हर स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि उस एज में उसके पास वो एबिलिटी आई है कि नहीं आई।
फिर डायनामिक टेस्टिंग जो है वो वाइगॉट्स्की के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस की बात करते हैं, और सॉरी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे को एक सपोर्ट चाहिए होती है उस अपने जहाँ वो है और उसे जहाँ पहुँचाना है उसके बीच का गैप कवर करने के लिए, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका जो टेस्ट है ये 2 फेजेस में किया जाता है। पहला फेज है उसको इंटरेक्शन फेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एडल्ट होता है वो अपने जो भी केयर गिवर है उसका, या पेरेंट है या टीचर है, वो बच्चे को टास्क से फैमिलराइज करवाता है, उसको थोड़ा हिंट देता है, उसको समझाता है, मोटिवेट करता है कि कैसे वो करना है काम। सेकेंड फेज में क्या होता है, एक्चुअल टेस्टिंग टेक प्लेस करती है। टेस्टिंग मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्टली हम टेस्ट ना लेके पहले उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हिंट देते हैं बच्चे को कैसे करना है। तो हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। डायनामिक टेस्ट जो होते हैं, डायनामिक टेस्ट होते हैं, दे टेस्ट द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो कॉम्पिटेंस चेक करते हैं लेकिन विद द सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो रिएक्शन टाइम भी मेजर करते हैं, और दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इंटेलिजेंट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली। जो टाइम लिमिट वाले टेस्ट होते हैं जिनमें रिएक्शन टाइम देखा जाता है, वो ये मानते हैं कि जो जितना जल्दी सॉल्व कर लेगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा भी क्या है कि स्पीड को इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है, कि कौन कितना जल्दी कर सकता है। रिएक्शन टाइम किस चीज़ का मेजर होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का और आइकॉनिक मेमोरी का। कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है या आंसर देता है, उससे पता चलता है कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या उनकी आइकॉनिक मेमोरी कितनी तेज है। सेकंड टेस्ट आते हैं डेवलपमेंट बैकवर्डनेस को मेजर करने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे पियाजे कह रहे हैं कि हर एक स्टेज पे बच्चा एक चीज़ सीखता है, तो हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे पीछे भी रह जाते हैं, उन बच्चों की डेवलपमेंट वैसे नहीं हो पाती है, तो उनको रेमीडियल एजुकेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कुछ स्पेशली डिज़ाइंड ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो इनकी बैकवर्डनेस को चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल है डेनवर्स डेवलपमेंटल स्केल। इट इज़ यूज टू स्क्रीन एनी डेवियंस इन नॉर्मल डेवलपमेंट। तो नॉर्मली अगर बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ बैकवर्डनेस है, तो उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट और वोकेशनल लीनिंग। स्टूडेंट स्टडी विद द अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लैंडिंग अ जॉब। अब अपनी जॉब वो सेलेक्ट, आगे जाके जब वो पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब वो करियर के बारे में भी सोचेगा, और जो बहुत टफ होता है डिसीजन लेना कई बारी कि आगे जाके बच्चे ने क्या करना है। सो स्कूल में इस टाइम पे क्या होता है कि वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है, जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं कि उन बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस में नहीं अच्छे हैं। इसमें क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो, कुछ इन्वेंट्रीज के नाम है इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, की किस चीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, SII। इन्वेंट्री मतलब क्वेश्चनरी ही होता है एक तरीके का, क्वेश्चंस के मतलब उसमें आइटम्स होते हैं जिससे असेस किया जाता है। देन क्यूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे है, कैंपवेल इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे है, सेल्फ डायरेक्टेड सर्च है, एंड दी UNIACT इंटरेस्ट इन्वेंट्री है। तो ये सारी जो हैं, जो लास्ट के 2 है ना, ये SDS और UNIACT इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये वो उसके ऊपर बेस्ड है जो हमने हॉलैंड की 6 पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ी थी ना, RIASEC, उसके ऊपर बेस्ड है ये दोनों। द यूटिलिटी ऑफ दीज टेस्ट हैव बीन एक्सटेंसिवली सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल रिसर्च। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट बहुत यूजफुल है, ये साइंटिफिकली टेस्ट किया जा चुका है। इसके थ्रू हम बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनको अपने वोकेशन डिसाइड करने में। फिर आता है स्कूल अचीवमेंट। अब हायर स्टडीज़ में जैसे अगर एडमिशन लेनी है तो आपके टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, हमने सुना भी, जैसे गैट का होता है और ये सैट का होता है, SAT का होता है। तो ये जो है इससे एजुकेशनल लेवल पता चलता है। इंडिया में भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, ये अचीवमेंट लेवल पता चलता है इससे। ये टेस्ट प्रिडिक्टिव होते हैं। प्रिडिक्टिव मतलब कि जो इनमें अच्छा करेगा वो ऐसे प्रिडिक्ट करा जाता है कि वो आगे जाके कोर्स में भी अच्छा करेगा। Standard tests are measure to measure ability also exist. For example, differential aptitude test. Differential aptitude test क्या measure करता है, ये 9 डिफरेंट एबिलिटीज पे टेस्टिंग करता है, बच्चों की असेसमेंट करता है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट सोशल एनवायरनमेंट पे।
यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके पीयर ग्रुप को भी असेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करने के लिए बोलते हैं ऐसे पीयर्स के नाम, ऐसे दोस्तों के नाम जिनके साथ वो खेलना चाहेंगे। And due to these dynamics there are three type of children in school: popular, unpopular and neglected। तो इससे 3 कैटेगरीज बन के आती है, कौन से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से बिल्कुल अनपॉपुलर है, और कौन से बिल्कुल ही निगलेक्टेड है। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है यहाँ पे मोएस सोशल क्लाइमेटिक स्केल। इससे क्या होता है, ये ट्राई करते हैं कि बच्चे के सोशल स्टेटस के बारे में पता कर सके कि स्कूल में उसके पीयर ग्रुप के बीच में उसका स्टेटस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी अ लोनर, टीचर इंटरवेंशन कैन बी सजेस्टेड टू मेक हिम मोर एक्सेप्टेबल। तो अगर इस स्केल के थ्रू ये पता चलता है कि कोई बच्चा लोनर है, मतलब अकेले रहता है, कोई उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे टीचर को बोला जा सकता है कि वो उसको अपने ग्रुप में अडाप्ट करने में हेल्प करे। उसके अलावा पीयर ग्रुप के अलावा फैमिली का भी एक रोल बहुत बड़ा होता है। तो क्वेश्चनर ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स भी मेजर किया जा सकता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, अथॉरिटेरियन है, रिजेक्टिंग है, लेजेस फेयर मतलब कि बिल्कुल ही परमिसिव टाइप की जो होती है, जहाँ पे बिल्कुल पेरेंट्स कुछ मना ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चनर होते हैं जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि फैमिली में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की मैल अडेप्टिव बिहेवियर के रीज़न हो सकते हैं। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ये सब टेक्निक्स जो क्वेश्चनर्स और असेसमेंट टेस्ट यूज़ करता है पीयर ग्रुप के बारे में जानने के लिए, फैमिली के बारे में जानने के लिए, और स्कूल का एनवायरनमेंट भी मेजर कर सकते हैं कि स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स को। वो फिर आते हैं चाइल्ड पैथोलॉजी पे। चाइल्ड पैथोलॉजी मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को या कोई डेविएंट बिहेवियर है उसको, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें एक चेकलिस्ट है, एक्रबैक्स चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, मतलब उसमें लिस्ट ऑफ थिंग्स होते हैं, टास्क होते हैं जो बच्चा कर सकता है। तो एज वाइज वो दिए होते हैं, हमें वो टिक करना होता है कि वो कौन सा कर पा रहा है और कौन सा नहीं। तो अप्रोप्रिएट एज में वो बच्चा अगर कर पा रहा है वो टास्क जिस एज में वो आते हैं, तो वो नॉर्मल होता है। बेक्स डिप्रेशन स्केल भी है जिसमें डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कोवैक्स का क्वेश्चनेयर है। इट अलाउज टू आइडेंटिफाई क्लिनिकल केसेस ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। ADHD का भी है। इट इज टेस्ट टू मेजर लैक ऑफ अटेंशन। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी जिनमें होती है, वो एक जगह अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो उस एज ग्रुप के लिए जो कि 4 to 18 ईयर्स की एज के बीच में, उसको असेस करने के लिए भी बहुत सारे स्केल्स हैं। फिर आता है वैल्यू एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन दी जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक वैल्यू सिखाई जाती है। वैल्यू क्या है, रेफर्स टू द मोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स और एंड स्टेट दैट इज पर्सनली प्रेफरेबल टू एन ऑल्टरनेट मोड ऑफ कंडक्ट। मतलब किस तरीके से हमें अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, हमारे बिहेवियर को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम वैल्यू एजुकेशन में सीखते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट है। और जैसे एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, वैल्यूज़ चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर वो एक बार परमानेंट बैठ जाए। तो वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग बच्चों को इसलिए दी जाती है ताकि उनकी पर्सनालिटी जो है वो हेल्दी रहे और उनके जो थॉट्स हैं वो भी हेल्दी रहे। अब जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, 3 टाइप ऑफ वैल्यू बता रहे हैं। पहली यूनिवर्सल वैल्यू है, ये यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिखाया हुआ है कि कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जो हम अपनी फैमिली से, बैकग्राउंड से या फिर अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। ये हमारे अंदर फैमिली के थ्रू सोशलाइज होती है। कुछ चीज़ें उसमें गुड होती हैं, कुछ चीज़ें उसमें बैड होती हैं। गुड क्या होती है, सोशल इंटीग्रेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, ये अच्छी बातें होती हैं जो हम सीखते हैं। बैड क्या होती है, सोशल प्रॉब्लम, सेल्फिशनेस, डिपेंडेंस, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, ये सारी गलत चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ों को रीइंफोर्स करना होता है और ख़राब चीज़ों को रेमिडिफाई करना होता है। तो ये चीज़ कौन करता है, जो वैल्यू एजुकेशन हम स्कूल में देते हैं उसके थ्रू ये होता है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हो गई, एक हो गई, दूसरी हो गई कल्चरल वैल्यू, तीसरी हो गई पर्सनल वैल्यू। 3 टाइप की वैल्यूज़ हो गई। यूनिवर्सल वैल्यूज़ वो हैं जो हायर ऑर्डर वैल्यूज़ हैं, जो हर जगह होनी चाहिए, हर पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। जैसे कि सेंसिटिविटी टू ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के लिए फील कर पाना, एम्पैथाइज कर पाना।
लव, ब्रदरहुड, कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी कि अच्छी वैल्यूज़ में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, कैसे एम्पैथाइज करना है दूसरों के साथ, कंपैशन कैसे दिखाना है। दूसरे लेवल पे आती है कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ ज़्यादातर किसी एक पर्टिकुलर कल्चर की होती है, जिसमें फैमिली आ जाते हैं और ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं। अब हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट से रिलेटेड कुछ हायरार्की है। A.K. Singh has found that caste and religious identity become prominent in Indian children at an early age. बच्चों को छोटी एज में ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कल्चर की वजह से। उनको ये चीज़ सुन सुन के समझ आने लग जाती है कि अगर उनके घर में भी ये चीज़ बोली जा रही है कि मैं सुपीरियर हूँ ज़्यादा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये बच्चों के माइंड में ये चीज़ें बैठनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे ये डेंजरस हो जाती हैं उनके लिए, और इस वजह से उनको प्रॉपर कल्चरल वैल्यू स्कूल में सिखाई जाती है कि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब बराबर है। द वैल्यू दैट वन लर्न्स इन फैमिली, जो है हम फैमिली में सीखते हैं वो हमारे कल्चर तक ही रहनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण कल्चर, मुस्लिम कल्चर, जो भी है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो सोशल इंटीग्रेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, वो आपस में मिलजुल के रहने के लिए ठीक नहीं होती हैं। जिस तरह की वैल्यूज़ हमें कल्चर वाइज सिखाई जाती हैं, इसीलिए स्कूल की वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरे लेवल पे आती है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ मतलब हमारी अपनी खुद की जो वैल्यूज़ हैं, जो हम अपने लिए मानते हैं, जो हमें मोटिवेट करती है, हमें आगे सक्सेसफुल या हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो लेवल ऑफ मोटिवेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हो गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ऑल्ट्रुइज्म हो गया, वैल्यू ऑफ मनी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी अपनी सोच होती है वो पर्सनल लेवल पे आ जाती है। अब वैल्यू एजुकेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। पहले तो है कि हम कलेक्टिविस्टिक व्यूज़ उनको सिखाएं, कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज़, जो कि इंडिया में बहुत आसान है सिखाना क्योंकि हमारी ऑलरेडी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। वेस्टर्न सोसाइटी थोड़ी सी इंडिविजुअलिस्टिक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने आप को अलग समझा जाता है सोसाइटी से। लेकिन हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे अपने आप को सोसाइटी का पार्ट ही समझा जाता है। तो सेल्फ जो है, सेल्फ इज़ द पार्ट ऑफ द होल, ये हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये चीज़ें स्कूल में भी रीइंफोर्स करी जाती हैं। फिर आता है रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग मतलब जिसमें हम रैशनली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इंडिपेंडेंटली सोचना, इससे हमें ये समझ में आता है कि सोसाइटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं या जो भी स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हम इंडिपेंडेंट जजमेंट ले पाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं बिना किसी के दबाव में आके। तो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग जो है वो बच्चे में आपको प्रमोट करनी है, क्रिएटिविटी प्रमोट करनी है, उनको अपने आप एनकरेज करना है इनिशिएटिव लेने के लिए, रैशनल डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कई बार टीचर्स क्रिएटिविटी एनकरेज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उनको करिकुलम को ही फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, इस वजह से इनिशिएटिव नहीं लेने देते हैं। बट एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को मिलनी चाहिए अपने खुद की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए भी। फिर आता है रिमूवल ऑफ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस जो है बच्चे में जो एक एटीट्यूड एक फॉर्म हो जाता है, किसी के लिए गलत एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। As pointed out by scholar A.K. Singh, most Indian children get a caste identity and religious, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि कास्ट आइडेंटिटी बच्चे को बचपन से ही समझ में आने लग जाती है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एक रिलीजन को बिलोंग करता है, क्योंकि पेरेंट्स ये सब उसके सामने बोलते हैं। तो ये इस टाइप का प्रिजुडिस दूसरे अगेंस्ट दूसरे कास्ट वाले लोगों के लिए जो वो अपने घर में अपने कल्चर में देखता है, ये उसकी वैल्यू सिस्टम में एम्बेड करने लग जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का एटीट्यूड बच्चे के अंदर नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्कूल में उसको वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। तो हमें रिमूव करना है इस टाइप की प्रिजुडिकल वैल्यूज़ को रिमूव करना है, और ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि सारे जो है वो इक्वल हैं, इंटीग्रेटेड हैं। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स शुड बी सेट बाय क्लबिंग टुगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियड सोशल बैकग्राउंड। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे को मिलके हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आपने अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को इंक्लूड कर दिया। उससे क्या होगा कि जब वो दूसरे कल्चर के बच्चों के साथ एक इक्वल लेवल पे आके इंटरेक्ट करेंगे तो उनके अंदर वो प्रिजुडिस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
भी एक पार्ट है वैल्यू एजुकेशन का। इसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में इन्होंने बात की हुई है कि पर्सनालिटी जो है बच्चे की वो पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे अगर रिजेक्शन हो रही है चाइल्ड की या निगलेक्ट हो रहा है तो वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी जो है वो बच्चे की हो जाती है उस केस में। अदर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। तो स्कूल में क्या है कि किस तरीके से टीचर जो है वो बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करती है कि टीचर उसको प्रॉपर सपोर्ट कर सके, टीचर उसको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दे ताकि बच्चा उसके साथ कोई भी शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम, अफेक्शन दिखाए टीचर बच्चे के साथ। तो इस केस में क्या होगा कि अगर पेरेंटिंग स्टाइल घर पे थोड़ा सा वो होगा, मतलब कि अनकंफर्टेबल होगा या सूटेबल नहीं होगा बच्चे के लिए, वो एटलीस्ट टीचर के साथ स्कूल में आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं कि इंडियन स्कूल्स में टीचर टू स्टूडेंट रेशो इतनी ज़्यादा हाई है, मतलब स्टूडेंट टीचर रेशो मतलब एक टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए। तो जैसे एक नॉर्मल माना जाता है कि 1 टीचर पे एटलीस्ट मैक्सिमम, एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 30 to 35 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट एक इंडियन स्कूल में अगर हम नॉर्मली देखें तो 1 टीचर हैज़ एटलीस्ट 45 एटलीस्ट है। तो इस केस में टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकता है। अभी 35 भी वैसे मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, आइडियल रेशियो तो 25 की होती है। तो बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं एक टीचर के पास कि वो हर एक इंडिविजुअली बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसीलिए स्कूल में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं जो इस तरह से बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है तारे ज़मीन पर, जो मूवी थी जिसमें दिखाया है कि एक टीचर के हेल्प से कैसे वो बच्चा जो है अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लेता है और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी रीइंगेन कर लेता है। तो इसके बाद ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। थैंक्स।